बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीम जुबैर आपसे मुखातिब हूँ। आज 24 जनवरी 2022 and we are about to start our today's class product assurance and related services. And as you guys are aware that we are into the planning phase of our classes right now. और ऑडिट के प्रोसेस को हम कोशिश करेंगे इसी तरह से लेके चलेंगे जिस तरह से हम ऑडिट करते हैं। और इस वजह से हमने बुनियादी तारुफ के बाद कोशिश की है कि हम लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हुए देखें कि प्लानिंग की स्टेज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, और वो रिस्क असेसमेंट की स्टेज थी कि जिसके बारे में हमने बात करना शुरू की। तो अभी तक हम कोई रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, तो हमने ऑडिट के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे उनको पढ़ना शुरू किया था थ्रू द यूज ऑफ जी। आप लोग अगर कुछ कहना हो तो जरूर अपना रेज योर हैंड्स एंड लेट यू अनम्यूट, अदरवाइज अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। कोई भी डिस्टॉर्शन आए तो बाकी सबके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन सकती है। अच्छा, तो हमने जो बुनियादी तारुफ था उसका आगाज किया था, और उसके लिए हमने जिस डॉक्यूमेंट की सपोर्ट ली वो फ्रेमवर्क ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट था। और उसके बाद जो तारुफ का सिलसिला था वो जब आगे बढ़ा तो वी हैड ISA 200 जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट हैं, उसके जरिए हमने समझा। और फिर ISA 500 जो कि ऑडिट एविडेंस और ऑडिट प्रोसीजर से रिलेट करता है। तो ये वो फंडामेंटल चीजें थी जो जरूरी थी ऑडिट को स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो रिस्क असेसमेंट है इट इज एन इम्पॉर्टेंट फेज एंड इनिशियल फेज ऑफ द ऑडिट। और ISA 315 की तरह हम बढ़े, और उसके अंदर असर्शन जैसा बुनियादी कॉन्सेप्ट भी शामिल है। जब आपने वो स्टैंडर्ड अगर पढ़ लिया हो तो यू नो कि इसी के अंदर ही चीजें कवर्ड है, अदरवाइज आप उसको आई एम श्योर अनकरीब देख लेंगे। तो ISA 315 को देखते हुए हमने अगर इफ आई गिव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ इट, एक रिकैप करता हूँ, तो वो ये है कि हमें जिन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेना होती है उसके अंदर ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स शामिल हैं कि हमने एंटिटी के एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना होता है, उसकी नेचर को देखना होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसकी स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेजर्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने गुफ्तगू की पिछली 2 क्लासेस में शॉर्ट, और आज जो है हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये वो मौजू है जो कि रिस्क असेसमेंट और ऑडिट स्ट्रेटजी से रिलेटेड वो मौजू के जिसके बारे में मैंने अर्ज किया था कि इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्टडी पैक ऑफ ICAP, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से बियॉन्ड है। तो इसकी तरफ हम पढ़ेंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। लेकिन इनको मजीद तफसील में पढ़ने के लिए आपको जो ICAP किताब है उसको खोलना पड़ेगा। मैंने आपसे जिस तरह से कहा था कि वो बातें जो मैं समझता हूँ कि जो कंसेप्चुअली एडिशनल टू व्हाट वी स्टडी इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनका हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन जहाँ कहीं पे भी उनका ओवरलैप हो उनका जिक्र कर लिया करें इन क्लासेस, ताकि वो एंड भी हमारा कवर होता रहे। तो ये बातें यहाँ पे करने की असल में यहाँ पे करने की क्यों है, एक तो इसलिए कि ये जो हमने मोड देखा था ऑडिट की अप्रोच का, जस्ट होल्ड ऑन आई कम टू दिस टाइप, ये जो तस्वीर है ये है हमारा ऑडिट रिस्क का मॉडल। इसके ऊपर हमारी ऑडिट की इमारत खड़ी है। आप लोगों ने इसको पिछले डिस्कशन में हमारे साथ देखा और आप बचपन से देखते आए हैं साथ साथ। ये क्या इमारत है? ये इमारत इस तरह से खड़ी है कि आपको ऑडिट के लिए, ऑडिट करने के लिए अपना रिस्क, अपने ऑडिट रिस्क को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना होता है। ऑडिट रिस्क क्या है कि कितने चांसेस हैं कि आपको गलती ना मिल सके, और ऑन कन्वर्सली स्पीकिंग आप रीजनेबल एश्योरेंस ले लेते हैं, यानी कि एब्सोल्युटली श्योर नहीं होते कि कोई गलती नहीं है, लेकिन रीजनेबली श्योर हो जाते हैं कि कोई गलती नहीं है। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए ये जो ऑडिट रिस्क का जुमला था वो ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती हो और मुझे पता ना चले। तो स्टेप 1 इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप रिस्क ऑफ स्टेटमेंट समझते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप प्रोसीजर प्लान करते हैं, और वो इम्पैक्ट किस तरह से करते हैं आपके काम को कि जहां पे रिस्क ऑफ स्टेटमेंट हाई होता है वहां पे आपको डिटेक्शन रिस्क कम कम एक्सेप्टेबल होता है, आप ज्यादा काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारी ऑडिट की मेथोडोलॉजी है जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मौजूद है। अब मैं आता हूं आज के मौजू की तरफ कि ऑडिट की अगर ये वो मेथोडोलॉजी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऑडिट की क्या कोई और मेथोडोलॉजीज भी होती हैं? तो ये वो सवाल है कि जिसका जवाब
अवेलेबल है आईकेएफ की किताब के अंदर थ्रू दीज अदर मेथोडोलॉजीज के जो जिनका डिस्कशन यहाँ पे है। तो पहली जो मेथोडोलॉजी है वो है ऑडिट रिस्क अप्रोच की, जो ऑडिट की वेरियस अप्रोचेज हैं। तो ये जो रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजी है, ये ऑडिट रिस्क अप्रोच हो या बिजनेस रिस्क अप्रोच हो, दिस इज द स्ट्रेटजी के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू फॉलो होती है और जिसके ऊपर हम प्राइमरीली काम कर रहे होते हैं। और ऑडिट, मॉडर्न डे ऑडिट इसी ऑडिट स्ट्रेटजी के तहत होता है। एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के जो आईएसए के मुताबिक होता है, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। यानी कि आप रिस्क ऑफ रियल स्टेटमेंट के असेसमेंट करते हैं, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे आपको प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना पड़ते हैं, जहां पे रिस्क कम होता है वहां पे रिलेटिवली कम अटेंशन और कम काम के जरिए काम कर सकते हैं, आपका काम चल सकता है। और बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क का जो रिलेशनशिप है, इसको भी हमने कल की लास्ट क्लास में लास्ट वीक देखा था कि बिजनेस रिस्क जो है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होता है इनटू रिस्क ऑफ रियल स्टेटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑडिट रिस्क। तो रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजीज आर द स्ट्रेटजीज के जो आईएसए के मुताबिक हैं और जिनकी अभी मैं इतनी देर से पहले से बात कर रहा था। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, ये प्राइमरीली एक्सक्लूसिवली एक्सटर्नल ऑडिट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। एक्सटर्नल ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारी आईकेएफ की किताब है वो समटाइम्स ऑडिट में ऑडिट के और मोड्स के जो एक्सटर्नल ऑडिट और आईएसए के अलावा के ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग की चीजें उनको भी कवर कर लेती है। सिस्टम बेस्ड अप्रोच ऑफ एन ऑडिट क्या है कि जहां पे आप किसी सिस्टम के फ्लो में के instead of looking at the actual numbers and closing results of a financial statements, आप ज्यादा फोकस इस चीज पे करते हैं कि वो सिस्टम के जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस किया है वो सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं। हेंस आपका फोकस इन दिस अप्रोच इज मोर ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ट्रांजैक्शन किस तरह से फ्लो करती है आप उसको देखते हैं और कंट्रोल्स देखते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से कवर कर रहे हैं। जाहिर है कि जब भी आप ट्रांजैक्शंस का फ्लो देखेंगे और कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका फोकस अगर कंट्रोल्स पे ज्यादा हो और आप सपोर्ट रोल में सब्सटेंटिव और एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो, तो ये सिस्टम बेस्ड अप्रोच ऑफ एन ऑडिट कहलाती है। अगर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट में बात करूं तो ये ऐसी जगह पे हो सकता है कि जहां पे सिस्टम्स प्रोसेसेस आईटी बेस्ड हों, बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड अप्लाइड हों, मेच्योरिटी ऑफ कंट्रोल्स बहुत ज्यादा हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट बड़ा स्ट्रांग हो, रिस्क असेसमेंट अच्छी सी हुई हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, हर चीज बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड हो। तो ऐसी जगह पे आप सिस्टम्स को टेस्ट कर लेंगे और जो सब्सटेंटिव है वो रिलेटिवली कम करके आपका गुजारा चल जाएगा। तो सिस्टम्स को टेस्ट करना, जब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात भी की थी तो हमने देखा था कि कंट्रोल्स को टेस्ट करने अगर तो सब्सटेंटिव कम करना पड़ता है, तो इससे एफिशिएंसी ज्यादा आती है। हेंस अ सिस्टम बेस्ड अप्रोच वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। बट इन लिंकिंग इट बैक टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो ये कहता है कि हम रिस्क ऑफ रियल में स्टेटमेंट लेने आए हैं, सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके नतीजे में हमारी मेथोडोलॉजी पे इम्पैक्ट तो आ जाएगा, लेकिन विद इन द एम्बेड ऑफ आवर रिस्क मॉडल। अच्छा जी, दूसरा इसके अलावा एक और अप्रोच है, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन साइकिल अप्रोच। सिमिलर टू सिस्टम अप्रोच, सिस्टम बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या चीज है कि जब आप किसी सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम ट्रांजैक्शंस को एंड टू एंड लेके चल रहा होता है। जिस तरह से आपको याद होगा कि हमने परचेज एंड पेबल्स की मिसाल ली थी, हम आज सेल्स की मिसाल ले लेते हैं कि सेल्स का सिस्टम है कि जो कि एक ऑर्डर आएगा, उसके अगेंस्ट गुड्स डिस्पैच होंगी, इनवॉइस जनरेट होगी, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, पेमेंट आएगी, इनवॉइस वाइज नॉक ऑफ होगी। तो ये एक पूरा सेल्स से लेकर रिसीवेबल्स तक का एक सिस्टम है। सिमिलरली आपका इन्वेंट्री का एक सिस्टम है जो कि प्रोडक्शन से लेके प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन और स्टॉक्स और स्टोर्स, और उसके बाद उसका लिंकेज होता है विद द इन्वेंट्री क्लोजिंग साइकिल भी, और फिर उसकी कंजम्पशन का लिंकेज विद सेल्स भी। तो आप ट्रांजैक्शन साइकिल अप्रोच में जिस ट्रांजैक्शन को टेस्ट करने लगते हैं उसको एंड टू एंड देखते हैं थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये इस तरह से सिस्टम बेस्ड अप्रोच सिमिलर है। इसके अंदर आप सब्सटेंटिवली ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं, कंट्रोल्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन बात यह है कि ये जो सिस्टम बेस्ड और ट्रांजैक्शन साइकिल अप्रोचेस हैं,
इनको हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के सब कंपोनेंट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऊपर इंडिपेंडेंटली कंप्लीट ऑडिट आजकल के जमाने में नहीं किया जाता, एक्सटर्नल ऑडिट। हाँ, अगर आपको से कोई कहे कि मेरे सिर्फ सिस्टम को ऑडिट कर दो, हो सकता है कि आप सिस्टम बेस्ड अप्रोच, या कोई कहे कि मुझे सिर्फ अपने परचेजेज एंड पेबल्स के ऊपर ऑडिट कराना है, तो हो सकता है कि आप उस सिस्टम के लिए ये काम कर लें। लेकिन ओवरऑल ऑडिट के अंदर ये बिट्स एंड पीसेस के अंदर ये चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। ओवरऑल ये अप्रोच एक्सटर्नल ऑडिट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। द लास्ट वन इज द बैलेंस शीट सब्सटैंटिव अप्रोच। पुराने जमाने से मुराद कम से कम 30 साल पहले आज से ऑडिट इस तरीके से होता था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ेंगे और उसका अंडरलाइंग रिकॉर्ड देखेंगे और सारी ट्रांजैक्शंस को सैंपल उठा के वाउच करना शुरू कर देंगे। यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। इट इज मोर अबाउट के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कुछ भी रिकॉर्डेड, जो अकाउंट्स के अंदर अंडरलाइन चीजें, उन सबको देख लिया जाए। द काइंड ऑफ ऑडिट के जो इन मैनी टेरिटरीज पब्लिक सेक्टर के अंदर इस तरह का ऑडिट हो रहा होता है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है कि समथिंग इज आउट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर चीज रिकॉर्ड नहीं की गई या गलत रिकॉर्ड की गई है, तो उसका सपोर्टिंग एविडेंस तो जो रिकॉर्ड किया गया उसी को सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा का कोऑर्डिनेट व्यू जनरेट नहीं होता। इसके अंदर आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके देख रहे होते हैं। इसके अंदर अंडर स्टेटमेंट आपको नहीं पता चलेगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कंट्रोल अच्छे हैं कि बुरे हैं, इससे नाइदर यू आर कंसर्न नॉर यू कैन रिलाई ऑन देम। तो ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट अगर मैं कहीं आपसे कहूँ कि इस्तेमाल हो सकती है, तो इट वुड बी इन वेरी इनिशियल फेज ऑफ एन एंटिटी। तो मिसाल के तौर पे एक एंटिटी जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया नवंबर 24 2021 को, और दिसंबर 31 तक उसमें गिनती की 4-6 एंट्रीज हुई हैं और कोई ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी सिर्फ बेसिक फॉर्म्स जमा हुए हैं और ये काम हो रहा है। तो उस एंटिटी के लिए अब आप कहें जी मैं रिस्क समझूंगा, फिर असेस करूंगा, फिर रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर सिस्टम देखो, ये सारा कुछ वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है। उसकी जितनी ट्रांजेक्शन उन सबको आप देख लेते हैं, तो इन दैट केस इस किस्म का काम हो सकता है। उमर, आप बैलेंस शीट अप्रोच के लिए कह रहे हैं 6 मंथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अच्छा, वो आपने भी उसी किस्म की बात की जो मैं कह रहा था स्टार्टअप फेज के ऊपर। हाँ, वो जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है जो कि कोई एंटिटी बनने के बाद 6 महीने के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना होती है, दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग। कि शुरू के अंदर अभी एंटिटी स्टार्ट ही नहीं हुई होती, कोई ऑपरेशंस नहीं होते, सिर्फ प्री कमेंसमेंट किस्म के थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव हो रहे होते हैं, तो उस किस्म के काम के ऊपर ये अप्रोच लग सकती है, बट ये इसका बड़ा लिमिटेड सा यूज है। तो ये कुछ और ऑडिट अप्रोचेस हैं कि जिनका आई हैव ट्राइड टू थिंग्स के, एक तो ये कि हम ये समझ लें कि अप्रोचेस करती काम किस तरह से करती हैं, दूसरा ये कि इनका रिलेशनशिप विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट भी थोड़ा सा हम एब्जॉर्ब कर लें ताकि बात रेलेवेंट रहे। कोई सवाल बात हो यहाँ पे तो बताइए। अच्छा जी, नेक्स्ट अपने मौजू की तरफ चलते हैं, जो कि एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, विच इज ISO 300। इसको समझने के लिए मैं सिर्फ जो बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है उसकी पहले बात कर लेते हैं। दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे काम पे किस तरीके से आता है। क्योंकि इस स्टैंडर्ड के अंदर इसकी तफसील में जाने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क होता है। ऑब्जेक्टिव इज द अल्टीमेट पर्पस के जिसको अचीव करने के लिए आप घर से निकलते हैं, एंड स्ट्रेटजी आर द ब्रॉडर डिसीजंस कि जिनकी रोशनी में आप वो पर्पस अचीव करेंगे। और तीसरे लेवल पे फिर उसके प्लान आता है कि जो निटी ग्रिटी को डील कर रहा होता है। इस बात को एक एग्जांपल के साथ वाजे करते हैं।
कि आज 24 जनवरी को शाम को 7 बजे बैठे हुए मुझे पता चलता है कि लेट से 26 जनवरी की सुबह 9 बजे मेरी इस्लामाबाद में मीटिंग है, या 10 बजे मेरी इस्लामाबाद में मीटिंग है और मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 10 बजे 26 जनवरी को इस्लामाबाद में मीटिंग अटेंड करनी है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आई नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी। मेरे पास मुख्तलिफ 2-3 स्ट्रेटजीज, और स्ट्रेटजीज आर द मीन्स के जिसके जरिए आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। मैं इस्लामाबाद आई कैन टेक माई कार और मैं बाय रोड जा सकता हूँ, दैट कुड बी वन स्ट्रेटजी। मैं यहाँ से जहाज लेके जा सकता हूँ इस्लामाबाद 2, दैवू से जा सकता हूँ 3, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ 4। मुख्तलिफ ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और हर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो बड़े बड़े ये फैसले इस पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर मैं गाड़ी से जाना चाहता हूँ तो हो सकता है मुझे कल जाना पड़े, क्योंकि सुबह के वक्त फॉग होती है तो मैं अर्ली मॉर्निंग 26 को निकल के नहीं पहुंच सकूंगा। अगर मुझे जहाज से जाना है तो फिर मुझे फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगी, क्या 26 की अर्ली मॉर्निंग कोई है कि नहीं। सिमिलरली ट्रेन के केस में, बस के केस में, इन चीजों की बुनियाद पे कि मेरा टारगेट क्या है, इसमें कितना वक्त लगता है, इन ऑल ऑफ दी स्ट्रेटजीज में से इसमें बड़े बड़े चीजें क्या शामिल हैं, मैं किसी एक स्ट्रेटजी का इंतखाब कर लूंगा। और उसके बाद जब एक स्ट्रेटजी पे अमल दरामद करना होगा तो फिर मेरे पास उसके निटी ग्रिटीज आ जाएंगे। फर्ज कीजिए कि मैंने गाड़ी पे जाने का फैसला कर लिया, तो जो स्ट्रेटजी में बड़े बड़े फैसले थे वो ये था कि मैंने गाड़ी से जाना है, मुझे एक दिन पहले जाना है, मुझे वहाँ पे होटल का अरेंजमेंट बुक करना है, मुझे सुबह जो पहुँचना है, सुबह जो लोकेशन है उसका एड्रेस, उसका मैप, ये बड़े 4-5 फैसले मुझे करने थे। रात को मैं कब निकलना है, कब पहुंचना है, चेक इन कब करना है, खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है, निकलना कब है, ये मेरे बड़े बड़े फैसले थे जिसकी बुनियाद पर मैंने स्ट्रेटजी का फैसला कर लिया। स्ट्रेटजी में मेरी सब चीजें शामिल। उसके बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने निकलता हूँ तो हो सकता है कि मेरे पास मजीद निटी ग्रिटी चीजें आ जाए। मिसाल के तौर पे कि मैंने अपने जब घर से निकलना है तो मैंने फ्यूल कहाँ से लेना है, मुझे गाड़ी का कोई और रिपेयर मेंटेनेंस की चीज चेक तो नहीं करनी, क्या मैंने किसी कुलीग को पिक तो नहीं करना, मोटरवे पे मैंने कहाँ कहाँ पे स्टॉप करने हैं, कहाँ पे मैंने लंच करना है, कहाँ पे मैंने वॉशरूम जाना है, कहाँ पे मैंने नमाज पढ़नी है होटल के अंदर। सिमिलरली निटी ग्रिटीज जो हैं वो इसके बाद तय होने लग जाती है। इसको अब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ, तो जो बुनियादी हमारा फैसला है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आई से 200 में था कि हमने फाइनेंशियल स्टेट, और ये जो बातें जो अभी तक मैंने की ये तो मैनेजमेंट के जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अब हम ऑडिट के साथ रिलेट कर लेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, गोल्स, ये सब चीजें आपने, प्लान्स, ये सब चीजें आपने बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ी होंगी। सो पहला ऑब्जेक्टिव हमने आई से 200 में पढ़ लिया था कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन इशू करना है। अब हम जब उसकी प्लानिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात होगी। तो स्ट्रेटजी, ओवरऑल स्ट्रेटजी लाइक माय डिसीजन कि मैंने कैसे किस किस तरीके से जाना है, उसमें मेरा स्कोप ऑफ वर्क, कितने पीरियड के ऊपर काम कर रहा हूँ, किस लेवल ऑफ एश्योरेंस पे काम कर रहा हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, मटेरियलिटी क्या होगी, हाई रिस्क एरियाज क्या होंगे, कंट्रोल्स पे रिलायंस होगी कि नहीं होगी। बड़े बड़े 4-5-6 फैसले जो हैं ये मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमिन करेंगे। ये ऑडिट 15 दिन में होना है, 1.5 महीने में होना है, 2 महीने में होना है, इसमें अंदर कितना ज्यादा रिस्क एरियाज कौन से, ये बातें इसमें होंगी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है दैट इज द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान कोई एक वन ऑडिट ओवरऑल स्ट्रेटजी की जिन बातों का मैंने जिक्र किया, और इन बातों के ऊपर अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैंने पिछली मरतबा भी कहा था कि ये स्कोपिंग, रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव, मटेरियलिटी, हाई रिस्क एरियाज के बारे में हर एक के बारे में पैराग्राफ होगा, उसके बारे में 4 बुलेट पॉइंट्स होंगे जिनको मैं बात यहाँ पे क्लास में एक एक निटी ग्रिटी को डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूँ कि आप साथ साथ स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं और अगर कोई सब बात समझ नहीं आती, कोई सवाल होता है तो आप करेंगे। जिन इस्तेलाहात के बारे में मैं जरूरी समझता हूँ उनको एक्सप्लेन करना है वो जरूर कर लेंगे। अच्छा, जो दूसरी बात है उसके बाद और ये जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है इसको इन द फॉर्म ऑफ वन डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट भी किया जाता है इन्हीं 5-6 चीजों के जवाब लिख दिए जाते हैं कि स्कोप है आईएसए के मुताबिक ऑडिट करना है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये है, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस ये है, ऑडिट कमेटी एक्सपेक्टेड इस डेट पे है, बोर्ड मीटिंग इस डेट पे एक्सपेक्टेड है, इस डेट पे जीएम एक्सपेक्टेड है, वगैरह वगैरह। मटीरियलिटी इसकी क्या होगी, हाई रिस्क एरिया प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे ये है, कंट्रोल के सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आप कुछ ना कुछ ऑब्टेन जो कर चुके हैं, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यानी कि इस एंटिटी के ऊपर
आई से 300-315 से पहले है सीक्वेंस में और स्ट्रेटेजी शुरू में बन रही है, लेकिन यू नो कि द एंटिटी यू आर ऑडिटिंग, आपके पास फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे, यार इस एंटिटी के ऊपर ईआरपी लगा हुआ भी है कि नहीं, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे। लेकिन एक ऐसी एंटिटी की जिसपे ईआरपी लगा हुआ ही नहीं है, लगा हुआ है, और एक एंटिटी जिसपे रजिस्टर्स पे, फिजिकल रजिस्टर्स पे काम होता है, आपको शुरू में ही पता होगा ना कंट्रोल्स के ऊपर रिलायंस किस तरह की होगी। तो ये ब्रॉडर फैसले आप यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि स्ट्रेटजी के की एलिमेंट्स को आपके लिए आप डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं, उसकी बुनियाद पे फैसले कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कि सिस्टम है कि नहीं, तो आप फैसला करेंगे कि यार मुझे सिस्टम पे क्या काम करना है, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे कितनी टीम चाहिए, मुझे आईटी के एक्सपर्ट्स चाहिए नहीं चाहिए। तो शुरू की अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे ये ओवरऑल स्ट्रेटजी बन जाती है। एंड देन एज यू स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, जो कि 315 में हमने देखा था, तो फिर हम ऑडिट प्लान बनने लगते हैं। ऑडिट प्लान कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं होता। ऑडिट प्लान is sum of all the audit procedures that you intend to perform at an audit. तो जो आपने प्लानिंग के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, जो आपने एग्जीक्यूशन के लिए यानी कि एक्चुअल टेस्टिंग के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, सब्सटेंटिव के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आप एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जी रिसीवेबल्स की बात हो रही है। तो रिसीवेबल्स के आपने शुरू में कंट्रोल्स टेस्ट करने हैं, आपने एजिंग एनालिसिस देखना है, आपने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आपने जो इनवॉइसेज हुई हैं उनको टेस्ट करना है, आपने सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखनी है। ये जितने प्रोसीजर्स की आप फेरिस्त बना रहे हैं, ये आपका ऑडिट प्लान का एक हिस्सा फॉर रिसीवेबल्स है, सिमिलरली फॉर पेएबल्स है, सिमिलरली फॉर स्टॉक्स है, फिक्स एसेट्स, फॉर ऑल एरियाज। ये इनका जो सम है दैट इज योर ऑडिट प्लान, जो कि आपकी हर जगह, और इसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है योर ओवरऑल स्ट्रेटजी as well as the information of the risk assessment that you are gathering in parallel। आपको कहाँ पे पता चलता है कि रिस्क ज्यादा है तो आपके प्रोसीजर बढ़ जाते हैं, जहाँ पे रिस्क कम होता है वहां पे नॉर्मल लेवल के प्रोसीजर होते हैं। तो ये आपके ऑडिट प्लान के अंदर आप, नाउ ये टर्म बार बार इस्तेमाल होती है, यू डिसाइड ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर क्या है कि करना क्या है, आपने कंफर्मेशन भेजनी है, आपने इंस्पेक्शन करनी है, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, आपने करना क्या, दैट इज नेचर। टाइमिंग आपने कब करना है और कितना पीरियड कवर करना है। एक्सटेंट कि आपने कितना साइज लेना है, कितना नंबर ऑफ आइटम्स टेस्ट करने हैं। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिट प्लान के में डॉक्यूमेंट हो रही होती है। एज यू गो अलोंग इसके अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं, दैट इज लाइक एनी प्लानिंग डॉक्यूमेंट, सब्जेक्ट टू चेंज है जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं। और यही बात यहाँ पे भी आगे की, ये तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट होती रहती है। एक और चीज के जो आपको प्लान करना होती है वो ये है कि कब सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम बाकी टीम को समझाएंगे कि करना क्या है। दिस नीड्स टू बी प्लान्ड एज वेल। आप शुरू में फैसला करते हैं, लेट्स से नवंबर 24 को जो हमने ऑडिट शुरू किया था, कि दिसंबर 12 के अंदर के ऊपर एक पहली मीटिंग होगी जिसमें टीम को सब समझाया जाएगा, और दिसंबर 24 को ऊपर दूसरी मीटिंग होगी जिसके टीम को ब्रीफ किया जाएगा किसने क्या कब कैसे करना है। उसके बाद हम जनवरी 5 को, जनवरी 16 को, जनवरी 20 को सुपरविजन के लिए मीटिंग्स रखेंगे, जिसके अंदर मिलकर दोबारा बैठेंगे, देखें कौन क्या कैसे कर रहा है। उसके अलावा ऑनलाइन सुपरविजन है, रियल टाइम सुपरविजन है, ये सारा कुछ भी प्लान किया जाएगा कि कौन कौन कब कब सुपरवाइज कर रहा होगा। और फिर लेट से जनवरी 26-28 से 26 को एक्स एरिया का रिव्यू होगा, 27 को वाई एरिया का रिव्यू होगा, 28 को जेड एरिया का रिव्यू होगा। कौन कौन कब कब रिव्यू करेगा, मैनेजर्स कब रिव्यू करेंगे, पार्टनर कब रिव्यू करेंगे, और फिर कब हम क्लोजर की तरफ जाएंगे। ऑल दिस नीड्स टू बी प्लान्ड एज वेल। तो ये तीनों बातें प्लानिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू नीड्स टू बी प्लान्ड एज वेल। तो ये प्लानिंग एक्टिविटीज की तरफ मैं जंप करके पहले चला गया था। उससे पहले बुनियादी बात यह है कि अच्छी प्लानिंग के लिए, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड है ये इन इटसेल्फ सारी प्लानिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन ये बता रहा होता है कि आपने प्लानिंग में करना क्या क्या है। यानी कि जो जो मैंने रिस्क की बात की वो 315 में डॉक्यूमेंट हो रहे होंगे, हो सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 210 में डिस्कस हो रहा हो, एंटिटी की किस टीम मेंबर ने क्या करना है ये 220 में डिस्कस कर रहा हो। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहे होंगे, लेकिन ये एज अ सेंट्रल स्टैंडर्ड डील करेगा कि प्लानिंग में करना क्या क्या होता है और किसने करना होता है। तो एक तो ये कि की इंगेजमेंट टीम मेंबर्स यानी कि पार्टनर, सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम, उनकी इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। उसके अलावा कुछ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्लानिंग एक्टिविटी से पहले आ जाती है। ये क्या होती हैं?
आपका क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। काम करने से पहले सबसे पहले तो आप ये फैसला करते हैं ना कि इस क्लाइंट का ऑडिट करना है कि नहीं। इसके बारे में मजीद बात 210 और 220 में भी होगी, लेकिन बिफोर यू डिसाइड ऑन वेदर यू आर गोइंग टू ऑडिट क्लाइंट और नॉट, यू डिसाइड वेदर ये काम आप कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि आप में कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है और यू आर इंडिपेंडेंट, आपके पास टाइम मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, और जिसके लिए आपने ये काम करना है यू आर कंफर्टेबल विद वर्किंग फॉर देम, यानी कि उनकी इंटेग्रिटी पे कोई इशू तो नहीं है, आपका उनके साथ कोई प्रायर एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इसकी बुनियाद पे फैसला करते हैं वेदर यू विल बी एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट और नॉट। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, प्रीलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटी। फिर अगर आप पहली मतलब ऑडिट कर रहे हैं, अगर आपको पिछले ऑडिटर से राब्ता करना है, उसे इजाजत लेनी है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट है, आपने एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करना है, ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है। तो ये कुछ काम तो आपको अपना एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, इवन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ काम करने होते हैं। दे आर इन द बिगर एम्ब्रेला पार्ट ऑफ द प्लानिंग, लेकिन काम शुरू करने से की प्री रेक्विजिट्स होती हैं ये बातें, इनको आप पहले कर लेते हैं, फिर आप प्लानिंग एक्टिविटीज की तरफ आते हैं और उसकी बुनियाद पे आप फिर ये फैसला कर पाते हैं कि अब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव कितना करना है। प्लानिंग एक्टिविटी का जो जिस तरह से मैंने कहा कि एंटिटी का रिस्क असेस करना इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लानिंग एक्टिविटी। एक स्टेप पीछे जाएं तो ये भी तो प्लान करना है कि रिस्क असेस कब कैसे किसने करना है। तो प्लानिंग एक्टिविटी तो शुरू से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसी के अंदर आपकी रिस्क असेसमेंट भी एंड रिस्पॉन्सेज टू रिस्क, जो कि कंट्रोल टेस्टिंग हो या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हो, वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं। देन कंक्लूजन, उसको भी आप प्लान करेंगे, जैसे यहाँ पे था कि आपके ऑडिट की टाइमलाइंस क्या है, कब आपने रिव्यू करना है, कब आपने रिपोर्टिंग करनी है। सो एवरीथिंग इज प्लान अंडर ISA 300 के स्ट्रक्चर के अंदर। बाकी जो काम एक्चुअल करने हैं वो अभी मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान ही 4-5 स्टैंडर्ड्स के नाम ले लिए, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड्स के अंदर भी स्प्रेड हुए होंगे वो एक्चुअल काम के जो हमें करना पड़ते हैं एज पार्ट ऑफ प्लानिंग की ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की। सो दैट्स ISA 300। ये छोटा सा स्टैंडर्ड है रिलेटिवली, जिस तरह से मैंने आपको 315 से डराया था कि वो बड़ा स्टैंडर्ड है, ये छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसको पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, अब हम ज्यादा हो गए हैं। फ्रेमवर्क 200, 500, 315 और 305 डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस करनी है क्लास में। अगर आपने इनमें से एक भी नहीं पढ़ा तो बहुत पीछे हैं, अगर एक पढ़ा तो सिर्फ 20% काम हुआ है, आप 80% कैचअप कर रहे हैं। सो प्लीज कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल जितने डॉक्यूमेंट्स क्लास में डिस्कस हो रहे हैं उन सारों को पढ़ते जाएं। और इसके अलावा हमने ऑडिट स्ट्रेटेजीज आई के किताब से पढ़नी है, उनको भी देखना है, ताकि अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है, तो वो साथ साथ हो जाए, आपके लिए भी चीजें पाइलअप ना हो। क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होना चाहिए कि ये आपको नेविगेट करें इनटू your studies. You as a professional standard student are the primary responsible person for your studies. बाकी किताबें हों, टीचर्स हों, सपोर्ट सिस्टम है, सारा कुछ आप जब तक जिम्मा नहीं लेंगे कुछ और काम नहीं कर सकता। तो प्लीज इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अभी हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद
जी दोस्तों, ये इसको भी मैं एक इनकरेजिंग बात समझूंगा कि आपने मुझे बताया कि 315 इज वेरी लेंथी। इनकरेजिंग इसलिए कि जाहिर है कि आपने खोला है तो आप देख के पता चला है कि इट्स लेंथी है। मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया 315, 240, 540, 600 ये खास तौर पे उसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड रिलेटिवली लेंथी है, लेकिन इनको बट ये चारों स्टैंडर्ड जिनको मैं नाम दिए पढ़ने में मजेदार भी है। अब ये बहरहाल मेरा ओपिनियन है। अगर कोई शख्स ये कहने लगे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में मजेदार है तो आप ऑटोमेटिकली उसके ओपिनियन की वैल्यू ज्यादा नहीं रह जाती। मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसको पढ़ने में मजेदार लगते हैं, लेकिन बहरहाल रिलेटिव टर्म्स में ही बात हो रही। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं हमारी प्लानिंग का, दैट इज आईएस 240। सो इसका भी बैकग्राउंड अच्छा। अब स्टैंडर्ड्स को जब हम आगे मजीद पढ़ेंगे ना, तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम जिस भी स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, मकसद, बैकग्राउंड, इन चीज़ों को ज़्यादा समझ लें और स्टैंडर्ड को कंसेप्चुअली तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री के तौर पे आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि जब जब मैंने वो सी एंटर वगैरह में सी पढ़ा था, उस टाइम इस स्टैंडर्ड का नाम सिर्फ फ्रॉड होता था। उसके बाद फिर इसका नाम चेंज होके ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड एंड नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और स्टैंडर्ड के अंदर मेच्योरिटी भी काफ़ी आई। अभी जो हमारी करंट शक्ल में मौजूद है, बहरहाल ये तो काफ़ी अरसे से ऐसे ही है। तो नाम जो है वो बड़ा जामे और मीनिंगफुल है कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुकम्मल बड़ा सा नाम भी। क्यों ये स्टैंडर्ड बहुत अहम है, वो इसलिए कि आमतौर पे जब भी किसी एंटिटी के अंदर फ्रॉड हो जाए अगर, और द न्यूज ऑफ दैट फ्रॉड इज मेड पब्लिक, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय जनरल पब्लिक, और वन ऑफ द important questions which is asked is what was the auditor doing? आपने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स और स्कैंडल्स के केस में इस तरह की खबर देखी भी होगी। ऑडिटर को इन मैनी केसेस कटहरे में खड़ा भी किया जाता है, और इन सम केसेस ऑडिटर का कसूर होता भी है। इन मैनी केसेस ऑडिटर इज एबल टू जस्टिफाई कि मैंने जो काम किया था वो एज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या काम था, और मैंने अपना काम अगर ठीक कर लिया, तो ये बात तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में शुरू में लिखी हुई है। मैं अपने ओपिनियन में भी लिख देता हूँ, जहाँ कहीं पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करता हूँ टू द यूजर्स, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग से, या टू द कोर यूजर्स अलग से। मैं हमेशा ये बता देता हूँ कि मेरा जिम्मा तमाम फ्रॉड्स को पकड़ना नहीं था, मेरा जिम्मा था क्या। और जहां कहीं पे ऑडिटर इज एब्सॉर्ब ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज क्लियर्ड, वो इसी बुनियाद पे होता है कि अगर ऑडिटर इज एबल टू एस्टेब्लिश कि उसने जो काम रिक्वायर्ड था उसे करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसी 240, वो उसने ठीक तरीके से अगर कर लिया है तो उसकी जान बख्शी हो सकती है। क्योंकि ये बात बहरहाल इनहेरेंट लिमिटेशंस में भी शामिल है और हमारे एक्सपेक्टेशन गैप में भी शामिल है। एक्सपेक्टेशन गैप का this term expectation gap, I'm sure you have heard of it in the while in the early days of audit as well, कि आम शख्स क्या समझते हैं कि ऑडिट से क्या होता है और एक्चुअली क्या होता है। इस एक्सपेक्टेशन को गैप को फिल इन करने के लिए लोगों को समझाना एंड एक जनरल जिन लोगों का फाइनेंशियल दुनिया से ताल्लुक है उनको एजुकेट करना, ये सब बातें शामिल हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन गैप की एक सबसे बड़ी जो रीजन होती है वो यही कि आम लोग ये समझते हैं कि जब ऑडिट होता है तो फ्रॉड सारे देख लिए जाते हैं, जबकि ऑडिट में ये नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते, ये है इस स्टैंडर्ड का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और इस वजह से स्टैंडर्ड बहुत अहम है। तो इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए पहले तो मैं बुनियादी जो तारुफ है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, दैट इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड। यहाँ तक का जो जुमला था ये तो ऑडिट के लिए ओवरऑल वैलिड है ना। आई से 315 में हम यही कह रहे थे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क फ्रॉम रियल स्टेटमेंट, ये पहला काम था।
लेकिन हमने ये भी आइडेंटिफाइड असेस करना है कि फ्रॉड की वजह से कौन सा रिस्क डिटेल स्टेटमेंट हो सकता है। ये हमारा पहला काम है, फ्रॉड का रिस्क समझना। दूसरी बात क्या है कि इसके जवाब में sufficient appropriate audit evidence regarding assessed risk of statement material misstatement due to fraud through designing and implementing appropriate responses। तो पहला काम क्या है कि फ्रॉड रिस्क समझना है, दूसरा काम क्या है कि रिस्पॉन्सेस प्लान करने हैं, और तीसरा काम ये है कि जहां कहीं पे हमें ये इफ एप्लीकेबल वाली बात है कि अगर हमें फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड नजर आ जाए तो फिर क्या करना है। तो पहले दो काम हर केस में करने हैं, तीसरा काम जहां पे आपको फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड नजर आता है तो वहां पे करना है। सो समरली क्या है, हमारा काम है कि रिस्क असेस करना है एंड रिस्पॉन्ड करना है बाय डिजाइनिंग प्रोसीजर्स। ये हमें हर जगह पे करना है। दैट इज अ समरी ऑफ व्हाट दिस स्टैंडर्ड इज गोइंग टू बी अबाउट। सो नाउ स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड, हमारी जो बुनियादी तारुफी बातें हैं उसको कर लेते हैं। एक तो ये कि फ्रॉड और एरर के अंदर फर्क क्या होता है, फ्रॉड होता क्या है। और फ्रॉड को और समझने के लिए आप लोगों से मैंने जिस तरह से पहले भी बाज़ औक़ात इस तरीके को इस्तेमाल किया, जरा मुझे लिख के बताइएगा कि फ्रॉड का आप उर्दू तर्जमा क्या करेंगे। जी, घपला, बहुत अच्छा तर्जमा किया, शुक्रिया। और जी, और भी अल्फाज जो आपके जहन में आते हैं बोलिए, मल्टीपल लफ्ज भी आ सकते हैं। जी हमजा, आप भी बताइएगा। धोखा, ठीक है जी। मैनिपुलेशन, अच्छा, जो बुनियादी, जो मैं उर्दू लफ्ज इसलिए कह रहा था कि इससे जरा इंडिकेशन मिलती है हमें, जो आगे तर्जमा है उसके बारे में भी। घपला, गबन, धोखा, धोखादही, इस किस्म के जो अल्फाज हैं, एक आधा और लफ्ज भी जो जहन में आता है, ये इन एसेंस फ्रॉड का तर्जमा ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं कि जो हमारे जहन में था। लेकिन इसको, जो पहला लफ्ज आपके जहन में आया वो था घपले का या गबन का, और दूसरा लफ्ज जो आपने बताया वो था धोखे का। यही है फ्रॉड की दो टाइप्स। एक टाइप जो धोखा, जो गबन है या घपला है, उसको देयर आर मेनी वेज ऑफ क्लासिफाइंग इट इन दिस वे। जो पहली क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप है, दैट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये है कंपनी की, इदारे के एसेट्स को, उसकी चीजों को चोरी कर लेना, गबन कर लेना, घपला कर देना। ये दैट इज वन टाइप। और दूसरी जो टाइप है फ्रॉड की, आमतौर पे लेकिन होता क्या है कि लेमैन से आप पूछे ना फ्रॉड हो गया, तो वो यही समझेगा कि पैसे चोरी हो गए, एंटिटी के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा दिया गया। लेकिन ये जो दूसरी टाइप है, ये है धोखा, एंड इन योर ओन वर्ड्स मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इन द टर्म ऑफ IC 240 फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि इंटेंशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसस्टेट करना। इस केस के अंदर मिसस्टेटमेंट करने वाला कोई चीजें नेसेसरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा के अपनी जाती जेब में नहीं डाल रहा होता, लेकिन अगर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड कर रहा है, झूठ बोल रहा है जानबूझ के, तो ये भी फ्रॉड है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर ऑडिट। And this type of fraud is a lot more common than misappropriation of assets. Misappropriation of assets, चोरी, गबन, घपला तो होगा, हो सकता है कम जगहों पे लेकिन होता है, लेकिन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो का रिस्क तो हर जगह पे मौजूद रहता है। अच्छा, इसके अलावा फ्रॉड को क्लासिफाई करने की और कौन से तरीके हैं, वो इस पे है कि फ्रॉड कौन कर रहा है, यानी कि इज इट अ मैनेजमेंट फ्रॉड, इज इट एम्प्लॉय फ्रॉड, इज इट स्पॉन्सर फ्रॉड। अब आमतौर पे जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट भी वैसे तो एम्प्लॉय हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय से मुराद दी जाती है वो लोग कि जो रिलेटिवली लोअर रोल में है दी एंटिटी। तो एम्प्लॉय फ्रॉड्स आमतौर पे एक्सेप्शंस हो सकती हैं, आमतौर पे छोटी अमाउंट्स के फ्रॉड्स होते हैं, जबकि मैनेजमेंट फ्रॉड्स अगर मिसअप्रोप्रिएशन भी हो तो बड़ी होती है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो तो वो सिग्निफिकेंट लेवल के फ्रॉड्स हो सकते हैं, जो कि सीनियर लेवल की तरफ से हो रहे होते हैं। तो ये फ्रॉड के, और फ्रॉड और एरर के अंदर जब एज फार एज
financial reporting is concerned, there is only a difference of intention. मैनेजमेंट आपसे कह सकती है कि ये तो गलती से हो गया मुझसे, जानबूझ के किया हो तो वो फ्रॉड है, गलती से किया हो तो एरर है। तो व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ जजमेंट, इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर्स टू डिटरमिन कि ये फ्रॉड था या फिर गलती हो गई है। हेंस देयर इज दिस टर्म कि फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। अगर हम कोई पुलिस नहीं है, हम कोई इंस्पेक्टर्स नहीं है, हमें इससे फर्क, हमने किसी पे फर्दर जुर्म आयद नहीं करनी। व्हाट वी वांट इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट, सब कुछ ठीक तरीके से डिस्क्लोज हो गया हो, प्रेजेंट रिकॉर्ड सब कुछ ठीक हुआ हो। तो अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड भी हो जहां पे वो कह रहे हैं नहीं एरर हो गया, हमें लगता नहीं इन्होंने जानबूझ के किया है, हमारे लिए हमारे जो प्रोसीजर्स का रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाएगा, and we'll make sure financial statements are okay and we'll look at it as if ये fraud ही है। तो fraud और suspected fraud दोनों को इकट्ठे हमने इसलिए कर दिया कि जहां पे हम, और हमें establish करना को जरूरी है भी नहीं। हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को कटहरे में खड़ा करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट। जहां पे इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट नजर आए या उसका रिस्क नजर आए, हम अपने नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड को अकॉर्डिंगली बढ़ा लेते हैं, या जो कुछ भी हमने परफॉर्म करने वो जब हम उस सेक्शन पे आएंगे तो विल हैव अ लुक एट इट इन अ बिट मोर डिटेल। आईएस 240 के अंदर ये एक बड़ा फंडामेंटल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि इन आईएस से it's not called the fraud triangle, it's called the fraud triangle in management, in Institute of Internal Auditors, Institute of Fraud Examiners, and commonly known fraud triangle ये कहलाती है। In auditing standards, this is called fraud risk factors। कि why would anyone commit fraud? तो ये हैं वो फैक्टर्स के जिसकी वजह से फ्रॉड कमिट होता है। एंड एज पार्ट ऑफ ऑडिटर्स व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट, अंडरस्टैंडिंग के ये लोग कौन है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके प्रेशर्स क्या हैं, इनके कंट्रोल्स क्या हैं, इनके सिस्टम्स क्या हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो फ्रॉड कैसे हो सकता है। एक बात तो ये कि किसी को फ्रॉड करने में कोई फायदा होगा या फ्रॉड ना करने का नुकसान होगा, इंसेंटिव या प्रेशर होगा। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लिए इंसेंटिव बड़ा सिंपल है, चोरी करने का अगर पैसे तो उसे इंसेंटिव नजर आ रहा है। प्रेशर किस केस में होता है कि सर्टेन रिजल्ट्स मीट अगर वो एंटिटी नहीं करती तो ये प्रेशर भी उसको निकाला जा सकता है, ले ऑफ हो सकता है, उसकी तनख्वाह कम हो सकती है, उसकी उसकी जो फीडबैक है वो बुरा हो सकता है, उसकी प्रमोशन रुक सकती है। तो देयर कुड बी प्रेशर्स एंड देयर कुड बी इंसेंटिव्स। लेकिन किसी इंसेंटिव या प्रेशर की मौजूदगी में उसने फ्रॉड कर कैसे लिया? देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी देयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या तो कंट्रोल वीक थे, या वो कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता था, या फिर पैसे पड़े थे। इंसेंटिव तो हमेशा पैसे चोरी करने का होता है, बट उसके ऊपर कोई कंट्रोल होते हैं ना, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, कोई लॉक एंड की है, कोई सिस्टम है। अगर पैसे खुले पड़े हैं, इंसेंटिव भी, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, तो कैशियर के लिए वो पैसे चोरी करने की इंसेंटिव के साथ अपॉर्चुनिटी ऐड हो जाएगी। एंड देन देयर इज the behavior, why would anyone do it despite the incentive or pressure? वो काम करना अपने जहन में, अपने दिल में उसको जस्टिफाई करता है कि why is this necessary? This is a matter of attitude, उनके रवैये क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या है, या फिर वो रैशनलाइज कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहा हूँ तो सिर्फ मेरा बोनस तो नहीं बढ़ेगा यार, सब लोगों का बोनस बढ़ेगा और कंपनी का रिजल्ट दुनिया भर में अच्छा नजर आएगा, तो अच्छी बात ही है ना। तो अपने आप को वो रैशनलाइज करेगा। सिमिलरली प्रेशर के केस में कि अगर मैंने सर्टन प्रोडक्शन के नंबर्स मीट करने के लिए, सर्टन सेल के नंबर मीट करने के लिए फॉल्स सेल्स बुक कर ली, सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट कर दिए, तो इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, इससे हम सब की नौकरियां भी बच गई, मेरी तरक्की भी हो गई, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे नजर आए, मसला तो नहीं। एक कैशियर ने अगर जो कैश में पैसे पड़े थे उनको चोरी करके अपनी जेब में डाल लिया, तो उसने कहा यार ये जो इधर डायरेक्टर साहब हैं उनका जो एक दिन का जो ट्रैवल का बिल है वो मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा है, तो अगर मैंने ये चाय पानी में से 200-400-500 रुपए पकड़ ली तो कर लिया। तो किसी ना किसी तरीके से एक एटीट्यूड, एक रवैया वो उसको जस्टिफाई करेगा, मोटिवेट करेगा, उस बिहेवियर को इनकरेज करेगा। तो ये तीसरा लेग है। तो जब भी कोई फ्रॉड होता है तो ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, और दो चीजें इसमें से बड़ी वाजे होती हैं, तीसरी भी मौजूद जरूर होती है, और एक चीज बिल्कुल लीड कर रही होती है। ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, यू विल बी एबल टू सी देम इन
the annexure to ISO 240 और इन सबको आपने पढ़ना है. You will enjoy reading them. यार ये तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ से आप रिलेट भी कर जाएं. आपके स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बड़ा जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि उन चीजों में से सवाल बनने का मटेरियल भी होता है उन्हीं एग्जांपल्स में से. तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के जो एनेक्चर के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, कुछ पे मैंने बात अंडरस्टैंडिंग के लिए की. आप और एग्जांपल्स देखेंगे, यू विल एंजॉय रीडिंग देम. उसमें से अगर कोई सवाल होगा तो आप वो भी कर सकेंगे. तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट्स, इसको जरूर, इसकी एग्जांपल्स को भी जरूर पढ़िएगा when we move ahead of this basic understanding. I'll take another short break, थोड़ा सा सांस ले लिया जाए.
जी सॉरी, देते हैं हम, एक लम्हा और इंतजार। अच्छा जी, तो अब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड को लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बुनियादी सी कुछ गुफ्तगू तो जो स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर की थी और फ्रॉड के कॉन्सेप्ट्स की थी वो तो हो गई। पहली बात जो है ये तो बड़ी सिंपल है, मेरा नहीं ख्याल कि इन पहली दो बुलेट्स को समझने के लिए आपको पहली बात को समझने के लिए आपको किसी जवाब की जरूरत होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एवरीबडी नोज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन ये बात अहम इसलिए है, जिस तरह से मैंने अर्ज किया, इस बात को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में होना बड़ा जरूरी है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में होना बड़ा जरूरी है, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर जहां पे आप पे पर्चा होता है आप बाहर निकलते हैं कि भाई मैंने तो ऑडिट के शुरू में लिखा था कि आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया, और आईएसए कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन इज दैट ऑफ द मैनेजमेंट। तो फिर आपका क्या जिम्मा है भाई? तो हमारा जिम्मा वो है कि जिसकी शुरू में बात करी थी, मेरा जिम्मा ये है कि मैं रिस्क असेस करूंगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, अगर कोई गलती जो फ्रॉड का रिस्क नजर आ गया तो उसके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगा, एंड दैट्स इट। ये है मेरा काम। तो ये ISO 240 मेरी जिम्मेदारी बता रहा है। मेरी जिम्मेदारी में बहरहाल जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, ये आपने देखा था ISO 200 ISO 500 में, और फ्रेमवर्क के अंदर भी हमने शुरू की के लेक्चर्स में इसकी बात की थी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है कि हर चीज को शक की निगाह से देखना, टू थिंक दैट एवरीथिंग कुड बी रॉन्ग, इज व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज ऑल अबाउट। लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ साथ देयर इज अनदर आइडिया कि हम ऑडिट करते हुए गलतियों को, जो ऑडिट एविडेंस हमें मिलता है उसको हम ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई एक आइटम खरीद, मेरे पास एक इनवॉइस आती है कि एंटिटी ने किसी मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं खरीदी हैं, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, एंड आई लुक एट दी इनवॉइस और उसके ऊपर लिखा हुआ है फजलदीन फार्मा और दवाओं के नाम लिखे हुए हैं, और ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड एक रसीद रसीद है, आई अज्यूम कि अ फोरेंसिक स्टेप कुड हैव बीन कि मैं उसके ऊपर जो ब्रांच का फोन नंबर आ रहा है या उस एंटिटी का जो नाम आ रहा है, जो भी सप्लायर है, मेडिकल स्टोर है कोई और है, मैं उस पे जाके देखूंगी ये दुकान एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उससे जाके पूछूंगी दवाइयाँ तुमने इस डेट पे तक इनको दी थी कि नहीं, ये इनवॉइस बताओ ये तुम्हारी है कि नहीं, इस इनवॉइस पे मोहर और सिग्नेचर तुम्हारे हैं कि नहीं। ये सारा कुछ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट दैट piece of audit evidence, and that's what forensic nature engagement is as well. But normally we don't do that. हमारे सामने एक इनवॉइस आती है, इट्स अपेरेंटली जेन्युइन, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। इसके बजाय मेरे सामने एक इनवॉइस आए मेडिकल बिल की, और उसके ऊपर जो मेडिकल स्टोर का नाम है वो मुझे ऐसा लगे कि या तो गलत लिखा है, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इंस्टेड ऑफ अ प्रिंटेड स्टेशनरी ऑफ एन एंटिटी, वो मुझे लग रहा है कि यार ये इसने किसी ने ऐसा लगता है कि प्रिंटर पे कलर लोगो डाल के प्रिंट किया, या फिर ये कि वो सिस्टम जनरेटेड रसीद है ही नहीं, वो एक मैनुअल हाथ से बनी भी बगैर किसी लेटरहेड के रसीद है। तो देयर कुड बी फैक्टर्स के जिसकी बुनियाद पे मुझे ये शक पड़े कि यार ये रसीद जाली लग रही है। इन दैट केस आई एम रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, अदरवाइज मुझे ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस या उसकी जेन्युइननेस के बारे में, उसकी कंप्लीटनेस के बारे में काम करने की जरूरत नहीं होती है, जनरली एक्सेप्टेड एज जेन्युइन। ये एक इतनी अहम बात है कि जिसके ऊपर ऑडिट का सबसे जिस किसी ने फोर्जरी करनी हो, जिसने फ्रॉड करना हो, वो जाली डॉक्यूमेंट्स बड़ी आला पाई के बना के लगा सकते हैं और ऑडिटर उससे धोखा खा जाएगा, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर बाहिर ठीक था तो आपको उसके बिहाइंड द रीजन जाने की जरूरत नहीं थी। रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्रेरी वो आपको किसी तरीके से मिल सकता है। ये रियल लाइफ, चलें, सिंस आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, देयर वाज एन ऑडिटर बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज कह लेते हैं।
कि देयर वाज एन ऑडिटर, ये बात है 2005-6 की, एंड उस वक्त टाइम्स न्यू रोमन वाज द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑडिट करते हुए उस ऑडिटर ने वो काम, ज़ाहिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था और उसके ज़हन में चल रहा होगा कि टाइम्स न्यू रोमन, उसके सामने मैकडॉनल्ड्स की एक रसीद आई और उसके ज़हन में लतीफ़ा सा आया कि यार इतनी बड़ी कंपनी होके तो इन्होंने जो पहला फॉन्ट सामने नजर आया टाइम्स न्यू रोमन, उसके ऊपर अपनी वॉइस बना दी। बट देन इट क्लिक टू हिम कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, मैकडॉनल्ड्स ने कोई अपना सिग्नेचर फॉन्ट इस्तेमाल किया होगा। दूसरी जेब में से आपने किसी दोस्त से या खुद ऑर्डर किया, मैकडॉनल्ड्स की रिसीट निकाली तो चला डिफरेंट फॉन्ट यूज हुआ है। देयर वाज एन एम्प्लॉय कि जो लेट सिटिंग करता नहीं था, और लेट सिटिंग ये क्या है कि मैं देर से गया हूँ, मैकडॉनल्ड्स का वाउचर डाल देता था, या जाली वाउचर डाल देता था। अब आज की टर्म्स में बात कर लूँ तो 600-700 रुपए का एक मील होता है मैकडॉनल्ड्स का, 800 का। वो महीने में उसने अगर 10 दिन डाल दिया तो उसने फर्ज कीजिए कि 6-7-8 हज़ार रुपए उस बंदे ने साइफन आउट कर लिए। ये बड़ी मटेरियल सी एक बात है। ये मैं आगे भी आई एम मूविंग अहेड ऑफ दिस, इस एग्जांपल को लेके आगे भी चलते। नाउ इसका एग्जांपल का ये मतलब नहीं है कि एज ऑडिटर्स यू आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस मैच एवरी इनवॉइस बाय अ सिमिलर इनवॉइस जनरेटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स, ये आप नहीं करते। लेकिन अगर आपको शक पड़ गया कि जाली इनवॉइस है तो फिर आप कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज कि ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लीशन ऑर्डर जनरली एक्सेप्ट कर लेंगे, रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्ररी इन्वेस्टिगेट फर्दर, अब वो जिस तरीके से भी करना आप कर लें। तो आमतौर पे तो आप अच्छा, दूसरी बात ये कि अब वो जो 6-7 हज़ार रुपए का एक बंदे ने फ्रॉड कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? एक एंटिटी किसी भी कंपनी के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है कि अगर प्रॉपर कंपनी है तो उसकी लाखों हजारों की, लाखों करोड़ों की बैलेंस शीट होती है, मिलियंस की। चलो लाखों की बात भी हो तो कोई रिपोर्ट करे, 6-8 हज़ार रुपए से क्या फर्क पड़ता है? या उसने चलो 3 महीने कर लिया, 20 हज़ार रुपए से क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने कर लिया, सारा साल वो करता रहा, 1,20,000 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? एवरी फ्रॉड नीड्स टू बी रिपोर्टेड और उसकी इम्प्लीकेशन आपको देखनी पड़ेगी। एक तो ये हो सकता है कि वो इतना माइनर फ्रॉड हो कि उसके ऊपर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी को ना बताएं, लेकिन उसके लाइन मैनेजर को बताना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि ये बंदा कि जो मैकडॉनल्ड्स के लिए आपसे उस कंपनी को धोखा दे रहा है, जब उसका हाथ बड़ा लगेगा तो उसके ऊपर धोखा दे देगा। दैट्स एज फार एज रिपोर्टिंग इज कंसर्न। एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, उस बंदे की इंटेग्रिटी डाउट में आ गई, इफ इवन इफ यू थिंक दैट्स एन आइसोलेटेड पर्सन, वो एक बंदा कर रहा है, आपको उस बंदे ने जो कंपनी के लिए काम किए हैं उन सब के ऊपर अपनी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड बढ़ानी पड़ेगी। जो हो सकता है कि ये अपने काम के अंदर भी कहीं पे खांचे लगा रहा हो और कंपनी को इसने धोखा दिया और फ्रॉड किए हो। तो रिस्पॉन्स टू एनी फ्रॉड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड हैज टू बी डिसाइडेड एंड प्लान। हो सकता है कि बाज केसेस में रिस्पॉन्स बड़ा एग्रेसिव हो और ज्यादा, और बाज केसेस में बड़ा सिंपल सा हो, लेकिन इन आइदर केस वी हैव टू respond to and report every instance of fraud that we identify। हर फ्रॉड नेसेसरीली टॉप तक नहीं जाता, लेकिन यही बातें आगे जाके भी हमने डिस्कस करना थी। ये मैंने एग्जांपल को जरा तोड़ कर कोशिश की कि पहुंचा दूं। वापस आ जाते हैं, अभी हम तारुफी गुफ्तगू में थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या क्या होती हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है। अब आ जाते हैं कि फ्रॉड के सिलसिले में हमने करना क्या है। तो पहला काम यह है कि हमने डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम करनी है। अभी जो हम पिछला स्टैंडर्ड देख रहे थे 315, यहाँ पे शुरू में ये 315 की स्लाइड आपके सामने आ गई है। यहाँ पे भी शुरू में एक सेक्शन था डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट। तो सादा रिस्क असेस करने के लिए भी डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट जरूरी है। 300 के अंदर हम गए थे तो वहां पे क्या था, 300 में इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर जरूरी थी, और यहाँ पे आ जाए डिस्कशन एंगेजमेंट टीम फिर जरूरी है। तो ये तीनों बातें मैंने क्यों दिखाई कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग होने वाली बातें प्रैक्टिकली हो सकता है कि इकट्ठी हो रही हैं। डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम, एक तो ये कि अपॉर्चुनिटी टू शेयर इनसाइट, एक बंदे को लगता है कि इस एंटिटी में कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है तो वो बाकी सबको भी बता देगा। इनेबल्स कंसीडरिंग रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के फ्रॉड के रिलेटेड कब किसका क्या क्या जिम्मेदार, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। अभी जो हम नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे कि हमने करना क्या क्या होता है, इसके अंदर किसने कंपनी के एनालिसिस करके रिलेशनशिप्स को देखना है, किसने अदर इंफॉर्मेशन को देखना है, किसने मैनेजमेंट में एंडोर्स विद
गवर्नेंस के साथ गुफ्तगू करनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव से किसने बात करनी है, सीएफओ से किसने बात करनी है, बात क्या की जाएगी, क्वेश्चनर क्या होंगे, ये सब बातें डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम में की जाती हैं। और फिर उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन होते हैं, एवरीबडी नोज कि इस एंटिटी के अंदर फ्रॉड का रिस्क किस किस्म का हो सकते हैं। एंड यू ऑल्सो प्लान कि अगर कहीं पे हमें फ्रॉड नजर आया और हमारी फ्रॉड रिस्क रिलेटेड एक्टिविटीज का कोई भी रिजल्ट आया, तो वो हम शेयर भी करेंगे शुरू में भी और बाद में भी, ताकि जो भी फ्रॉड रिस्क की इम्प्लीकेशंस होती हैं वो नॉर्मली किसी एक टीम मेंबर और किसी एक एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, सब पे इम्पैक्ट जा सकता है। इसलिए शुरू में भी एंड थ्रू आउट फ्रॉड रिस्क रिलेटेड discussion among engagement team members is absolutely essential. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटेड एक्टिविटीज असी करना की हमने रिस्क असेसमेंट के लिए हमने करना क्या होता है, फ्रॉड रिस्क क्या हो सकता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में से निकलना है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा चीजों को। तो समझने के लिए, एंटिटी को समझने के लिए, एंटिटी के अंदर फ्रॉड कभी कोई हुआ, फ्रॉड अगर हुआ तो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, क्या एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स फ्रॉड के लिए अच्छे हैं कि नहीं, क्या कोई विसल ब्लोइंग का फ्रॉड को रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म है कि नहीं, एंटिटी के टारगेट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगेन मैं क्रॉस रेफरेंस करने के लिए वापस जाता हूँ 315 में, कि यहाँ पे हमने एंटिटी के मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, एंटिटी के टारगेट्स क्या हैं, उनको मीट किस तरह से किया जाता है, उनके केपीआईज क्या हैं, ये वो बातें हैं कि जो रिफ्लेक्ट करेंगी इनटू योर असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क। एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। 315 के साथ लिंक्ड यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं, आप मैनेजमेंट से एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। अदर्स कौन है? In some entities there is a chief ethics officer, there could be legal team के जिसके पास fraud reporting जाती हो, there could be risk management की टीम के जिनके पास fraud से related let's say fraud risk registers maintain होते हो, there could be compliance teams के जो इसकी allegations को या compliance को with the rules and regulations देखते हो, there could be internal audit के जो ये काम करता हो। तो others एक broader term है, लेकिन whosoever in the entity is responsible with dealing in dealing with fraud prevention measures, fraud detection measures, fraud के ऊपर reactive measures जो उसके करेक्टिव मेजर्स हैं, उसके अंदर जो लोग भी डील करते हो आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। मैनेजमेंट मींस चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ एंड की ग्रुप हेड्स। तो आप इन सब के साथ गुफ्तगू करके समझते हैं कि इस एंटिटी के अंदर फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, इनके टारगेट क्या ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह। यू ऑल्सो टॉक विद दोज चार्ज गवर्नेंस, दो TCWG आपको जहां कहीं पे भी मेरी स्लाइड्स में नजर आए, स्टैंड फॉर दोज चार्ज गवर्नेंस व्हिच इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अ सब ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिलेटेड मैटर्स, यानी कि ऑडिट कमेटी या फाइनेंस कमेटी पास का तो उसका नाम हो सकता है, फाइनेंस एंड रिस्क कमेटी हो सकता है, ऑडिट एंड रिस्क कमेटी हो सकता है, बट द पीपल हु आर डीलिंग विद मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट्स। तो इन लिस्टेड कंपनीज ऑडिट कमेटी होती है, और जगहों पे उसका कोई और नाम हो सकता है। अगर ना हो तो इट कुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली। अगर वो सब कमेटी प्राइवेट कंपनी में जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है। उमर आपका कमेंट मैंने देर से देखा है, आई होप इट वाज एड्रेस्ड। 10 मिनट हो गए वैसे। अच्छा, तो आप दोस्त चाहे गवर्नेंस से गुफ्तगू करते हैं, आप ये जब भी कम्युनिकेट करना हो, इट कुड बी थ्रू मीटिंग्स, इट कुड बी थ्रू लेटर्स, इट कुड बी थ्रू कम्युनिकेशन, इट कुड बी थ्रू टू वे, टू एंड फ्रो। तो जो लाजमी बात है करने वाली, अब दोस्त चाहे गवर्नेंस को अपना फ्रॉड रिस्क के ऊपर अपनी जो असेसमेंट है,
जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी बताते हैं। यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि वो आपको बता सके कि उनके ख्याल में फ्रॉड किधर हो सकता है या हुआ है, या कोई ऐसी बात के जो उनके लिए कंसर्न का बायस हो, क्योंकि वो मैनेजमेंट से एक स्टेप ऊपर उन्हीं को ओवरसी करने के लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको इंसाइट मिल सकती है। Unusual and unexpected relationships, Umar, maybe I can answer your question here. जिस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल सी मिसाल 315 में भी दी थी, यहाँ पे भी अगर हम दे लेते हैं कि एक एंटिटी है कि जिस जो कि दे सेल मोटर व्हीकल्स, एंड साल है उनका जनवरी से दिसंबर का, और 11 महीने के अंदर उन्होंने 24,000 व्हीकल्स बेचे हैं। एंड आपके पास 11 महीने के इनिशियल नंबर्स आते हैं, आप ऑडिट स्टार्ट किया तो आपको प्लानिंग के लिए 11 महीने के नंबर्स मिले, आपने कहा 24,000 नंबर्स बेचे हैं, एक महीने में रफली 2,000 गाड़ियां बिक रही हैं इनकी। एंड यू सी दैट देयर टारगेट फॉर द ईयर वाज 35,000 कार्स बेचना, और आखिरी महीने के अंदर आपको नजर आता है कि 11,000 गाड़ियां बिक गई। सो 11,000 गाड़ियां एक महीने में बिक सकती हैं कि नहीं? इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन उस कंपनी का जो पैटर्न है, जो कि पूरे साल के अंदर जिन्होंने 24 बेची हैं, वो आखिरी महीने में 11,000 कैसे बेच सकते हैं? क्या मार्केट के अंदर कोई ऐसी चेंज आएगी? नहीं, वो बात की बात। फौरन आपको उस ट्रेंड की बेस के ऊपर ये अनयूजुअल चीज नजर आई कि एक महीने के अंदर इतनी गाड़ियां नहीं बिक सकती। उन्होंने अपना टारगेट मीट करने के लिए सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट कर दी है, एक्चुअल गाड़ियां सेल नहीं, तो आप उसके ऊपर फर्दर प्रोसीजर डालेंगे, गाड़ियों को डिस्पैच देख लेंगे, गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन देख लेंगे, गाड़ियों के इनवॉइसेस देख लेंगे। देयर आर सो मेनी अदर प्रोसीजर्स जिसके जरिए आप उसका कट ऑफ कि वो हो सकता है कि वो कंपनी ने बड़ी एग्रेसिव सेल कर दी हो और उस महीने में 5,000 बेच दी, 24 से 29 पे चले गए हो, और बाकी 6,000 जो उन्होंने जनवरी और फरवरी में बेची है उनको दिसंबर में बुक कर दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल दिया, और जनवरी के अंदर कंपनी के अकाउंट्स फाइनल उन्होंने किए जनवरी 31 तक, और जनवरी की जो सेल्स थी उनको पिछले साल में बुक कर दिया। तो कट ऑफ का मसला हो सकता है, एक्चुअल अकरेंस का मसला हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट दिस वाज अ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि उनके उसके साथ टारगेट वाबस्ता थे, टारगेट मीट करेंगे तो उनको बोनसेस मिलेंगे। तो आप अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि इसके इनको अचीव करने का उनका क्या मसला है। अदर इन्फॉर्मेशन कुड बी फ्रॉम एनी सोर्स, आपको अखबार से, टीवी से, एंटिटी के बारे में पब्लिश इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन के जो इंडिकेट करे कि एंटिटी ने फ्रॉड किया। इट कुड बी एंटिटी का विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म, एंटिटी के लीगल केसेस, एंटिटी के ऊपर जो कोई नोटिस सर्व हुआ है किसी थर्ड पार्टी से, किसी रेगुलेटर से, इन सब सोर्सेज के थ्रू आपको किसी फ्रॉड की इंडिकेशन मिल सकती है। आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स अपने जहां पे फ्रॉड का रिस्क नजर आता है उसको अपने प्रोसीजर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो कि हमारा अगला सेक्शन होगा। एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करना, यानी कि ये देखना कि इस एंटिटी में प्रेशर्स क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, और एटीट्यूड के अंदर क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं। तो ये है हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के जो हम परफॉर्म करते हैं शुरू में ही। जी उमर, आप हाँ, वो आपका सवाल चूंकि देर में आंसर हुआ था तो मैंने, हाँ। हम्म, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आज ब्रेक लगा दी जाए, और बच्चे भी वक्त तो बाकी है, लेकिन 240 मुकम्मल तो होना नहीं। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं 240 को। जी, कुछ सवाल बात हो तो बताइए। मैंने फैसला किया कि मजीद आप काफ़ी
काफ़ी डिस्कशन हो गई है, कुछ स्पीड भी तेज़ी चल रही थी, बाकी कल देखेंगे। आप यहाँ तक कोई सवाल बात है तो बताएँ? चलिए बस फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अ, मैंने आप लोगों से कंसेंट लिए बगैर ही खुद ही फैसला कर लिया, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब भी स्टूडेंट से पूछो कि यार क्लास जल्दी ख़त्म कर दें या जल्दी देर को छोड़ के जितना आज पढ़ लिया वो काफ़ी है कि नहीं, तो वो हमेशा ही कहता है कि जी पहले ही ज़्यादा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन स्टैंडर्ड्स को साथ-साथ पढ़ना शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कवर साथ-साथ कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह स्टैंडर्ड को कंप्लीट करें, और नेक्स्ट क्लास जो उसके बाद होगी, कल के बाद, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस की, क्योंकि 240 एंड 315 और प्राइमरीली द स्टैंडर्ड्स की जो रिस्क असेसमेंट को डील करते हैं। अदर देन दैट ऑल्सो ये थोड़ी सी डिसरप्शन रहेगी, चूँकि जनवरी एंड पे इस वीक में, नेक्स्ट वीक में मेरा ऑडिट का वर्कलोड निस्बतन ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। हो सकता है कि जैसे आज थोड़ा-सा देर हो गई, या हो सकता है मुझे लास्ट मिनट कोई क्लासेस कैंसल भी करना पड़े, बट आप लोगों ने हमारा देखा होगा जो कोर्स प्लान मैंने शेयर किया, अगर नहीं देखा तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट इन एट एलएमएस। उसमें मैंने 3-4 क्लासेस का मार्जिन इसलिए रखा होता है कि प्रैक्टिकली ज़िंदगी का हिस्सा है कि बाज़ औक़ात क्लासेस मिस हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कल शाम को। आप सबके ऑनलाइन रहने और सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।